माननीय शक्ति सिंह गोहिल जी। माननीय उपसभापति महोदय, धन्यवाद। बजट का एक बहुत अहम पहलू अगर कोई है तो वो है फाइनेंस बिल। मैं आपके ज़रिए कुछ हकीकतें इस सदन के सामने रखना चाहता हूँ। ये फाइनेंस बिल के ज़रिए डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटीज़, इनकी जो बातें सरकार लेके आई है उसको मैंने ध्यान से देखा है। अगर कहना है तो लोकतंत्र में ये कहा जाता है कि लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेवारी क्या है, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू बिल्ड ए ब्रिज बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स। जिसके पास बहुत है और जिसके पास कम है या कुछ भी नहीं है, उसके बीच में सेतु बनने का काम ये सरकार का काम होना चाहिए। और ये काम अगर कहीं से हो सकता है तो वो बजट से हो सकता है, फाइनेंस बिल से हो सकता है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो ये फाइनेंस बिल में टैक्स स्ट्रक्चर वित्त मंत्री जी लेके आई है, उसमें तो ये और गहरा बनाएंगे दोनों के बीच का गैप, इसे फायदा नहीं होगा। कोरोना की महामारी आई, बहुत लोगों ने इसको झेला, जान गई कहीं ना कहीं परिवारों के लोगों की, और हर गृहिणी का बजट बिगड़ा हुआ है। आप देश का बजट देखते हैं पर उस घर का भी बजट देखिए, उस हर घर के बजट में दिक्कतें आई हैं। मैं देख रहा था कि सरकार की कोविड-19 मेडिकल ट्रीटमेंट में टैक्स का फायदा देने की प्रपोजल आप लेके आए हैं। स्वागत करता हूं उसका। मैं सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं करूंगा, अच्छी बात है, स्वागत करता हूं, लेकिन नेकी और वो भी पूछ पूछ के कितना फायदा मिलेगा इससे तो बेहतर होता। माननीय उपसभापति महोदय, मैं बड़ा खुश हुआ था जिस दिन इस सरकार ने कोरोना को एक आपदा मानते हुए एक सर्कुलर निकाला कि अगर कोरोना से किसी की मृत्यु होगी उसे 4 लाख रुपया दिया जाएगा। आई वॉज हैप्पी। मैंने सोचा मैं सदन में बधाई दूंगा प्रधानमंत्री जी और सरकार को, वित्त मंत्री जी को। पता नहीं क्या हुआ, कुछ ही घंटों में वो सर्कुलर विड्रॉ हो गया। और कोरोना में जिन्होंने जान गंवाई है, जिस परिवार ने बहुत ऐसे नर्क जैसा वक्त गुजारा है, बहुत सारा खर्चा किया है, उसे आपने पैसे देने से इनकार कर दिया। आप और इस वक्त पे सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट के कुछ टैक्स बेनिफिट को उसके साथ नहीं गिन सकते। और कितने लोगों की माननीय उपसभापति महोदय जाने गई है। गुजरात सरकार ने तो कह दिया था कि सिर्फ 10,000 ही मृत्यु हुई है कोरोना से। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि आपकी इंसानियत कहां गई है, आप थोड़ा ठीक कीजिए, और जब एक प्रूफ के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह से आप डिटेल मांगिए, सरकार को वेरीफाई करने के बाद यह स्वीकार करना पड़ा कि गुजरात में 1.5 लाख लोग कोरोना की वजह से मृत्यु हुए। 1.5 लाख लोग। आप इसको जरा गौर से देखिए। आप एक हाथ से थोड़ा देते हो, दूसरे हाथ से ज्यादा छीन लेते हो। आपके फाइनेंस बिल में नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इलीगल एक्सपेंडिचर अंडर आईटी एक्ट अंडर सेक्शन 37 आपके फाइनेंस बिल में आप इसको सुधार करके ला रहे हो। आप कह रहे हो ठीक है, कुछ चीजें मैं मानता हूं कि आप करो, मुझे दिक्कत नहीं है, पर आप अगर कहीं पे एक कॉन्फ्रेंस होगी, कहीं पे कोई कन्वेंशन डॉक्टर्स का होगा, आज तक जिसको फायदा मिलता था इसको आपने ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी और कॉन्फ्रेंसेस
आप गिफ्ट को निकाल देना चाहते हो, आई हैव नो प्रॉब्लम। आप मुफ्त पे डॉक्टर्स को कोई कंपनी कुछ ज्यादा माल दे रही है, आप इसको बिजनेस के उस फायदे में से निकाल रहे हो, आई हैव नो प्रॉब्लम। पर इफ वी पुट आवर हेड्स टुगेदर, उसमें से कुछ अच्छा ही निकलती है। अगर डॉक्टर्स कहीं कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, साथ बैठेंगे, अपना एक्सपीरियंस साझा करेंगे, तो इससे फायदा तो मेडिकल साइंस को मिलना ही मिलना है। तो आप इसको पुनः विचार कीजिए। ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी और कॉन्फ्रेंसेस जो है उसको आप इसमें से हटा दीजिए और उसका बेनिफिट आप शुरू रखिए। मैं आपके जरिए गुजारिश करना चाहता हूं। नो चेंज इन बेसिक टैक्स। आप याद कीजिएगा जिन दिनों में आप इधर बैठते थे, आज जो सरकार में बैठे हैं, वो मैं देख रहा था उस वक्त के उन नेताओं के भाषण, चाहे सुषमा स्वराज जी हो, चाहे अरुण जेटली जी हो, और वो कहते थे कि वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, और डेवलपिंग कंट्रीज में प्राइस बढ़ती बढ़ती है, कुछ होता है, और इसीलिए इंडिविजुअल इनकम टैक्स का स्लैब हर साल बढ़ना चाहिए। कम से कम जो पार्टी इन पावर है उसके मैनिफेस्टो को देख ले, उसके मैनिफेस्टो में भी कहते थे। आज आपके मैनिफेस्टो से आप बिछड़ रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके मैनिफेस्टो को जरा देख लीजिए। उधर आपने ही कहा था, तो क्या दिक्कत होगी? और वो कौन क्लास है? वो क्लास है जिसने कोरोना में सबसे ज्यादा सहन किया है। वो सर्विस करने वाले वो लोग हैं जो अपनी इनकम छिपा नहीं सकते हैं। सैलरी आती है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, वहीं पे उसका पैसा काटा जाता है। उन लोगों को, उन मिडिल क्लास के लोगों को आपने फायदा देने का नहीं सोचा है। इस बात का मुझे बहुत ही दर्द है। डेफिनेशन ऑफ टैक्स एंड सरचार्ज इस फाइनेंशियल बिल में, इसको आपने टैक्स की डेफिनेशन में सरचार्ज भी ले लिया है और शेष भी ले लिया है। और ये टैक्स इंक्लूड एनी सरचार्ज, एनी शेष, ये एक डेफिनेशन बदलने से एक बहुत बड़ा असर उन केसेस पे भी होना है जिनके अपील्स आज पेंडिंग है। और आपने जो फाइनेंस बिल में जो आप अमेंडमेंट लेके आए हो, दिस अमेंडमेंट हैज ए रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबिलिटी फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2005-2006। इससे क्या होगा? एक तो मैं तो बेसिकली उससे अगेंस्ट हूं कि टैक्स स्ट्रक्चर कभी भी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं लाना चाहिए। आज मुझे कुछ है, मैं कर रहा हूं, मेरे सामने टैक्स क्या है मुझे पता है। आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कुछ चीज लेके आते हो, उससे एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो ये आप टैक्स की डेफिनेशन में दो चीजें जो लाए हो, उससे पेंडिंग केसों पे भी असर होगा। और इसलिए मैं आपके जरिए वित्त मंत्री जी से गुजारिश करना चाहता हूं कि इसको जरा फिर से सोचें। जो वित्त मंत्री जी बार बार एक चीज कहती है कि देखो, दुनिया के 32 देशों ने कोरोना काल में टैक्स बढ़ाया, अब शुक्र मानो मेरा कि मैंने टैक्स नहीं बढ़ाया। ये बार बार कहा जाता है। मैं आपके जरिए उपसभापति महोदय ये कहना चाहता हूं कि उन 32 देशों ने कोरोना के काल में उनके नागरिकों को कितनी मदद की थी, वो कभी आपने देखा है? मैंने कुछ लोगों से बात की है। आप जिस 32 देशों की बात करते हो ने, उन देश के लोगों से बात की है और उन्होंने कहा कि लॉकडाउन था, अगर मेरा मोटेल बंद था तो मुझे ऐसा पैसा सरकार ने दिया कि मुझे एक दिन भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मेरा रोजगार नहीं चल रहा है, मेरा धंधा बंद है। मैं जो कमाता था उतना पैसा सरकार ने मुझे दिया है। कोई अगर काम करने वाला भी कहीं दिक्कत में था, उसको पूरी मदद उन देशों ने की। और टैक्स लिया तो किससे लिया? हम तो उल्टा करते हैं। हम लेते हैं उन
दिक्कतमंद वाले लोगों से और देते हैं चंद बड़े पूंजीपतियों को जिनको शेल्टर देने की आपको जरूरत नहीं है। वो स्वयं में काफी तगड़े लोग हैं, उनके लिए हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। माननीय उपसभापति महोदय, पेट्रोल और डीजल पे फिनांस बिल में ये जब प्रोविजन लेके आए हैं, मैं आपके जरिए पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल है जो भारत सरकार का है, उनके आंकड़ों के आधार पे बात करूंगा, क्योंकि अदरवाइज तो कहेंगे कि ऑपोजिशन वाले तो हवा में बातें करते हैं। मैं ये सरकार के ही डॉक्यूमेंट पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल, उन्होंने जो फिगर्स वेबसाइट पे उनकी लगाया है, उन्हीं के आधार पर कहता हूं कि पेट्रोलियम सेक्टर में सेंट्रल एक्सचेंजर को कितना आपका कंट्रीब्यूशन पेट्रोलियम सेक्टर की ओर से आया। हमारी भी सरकार थी 2014-15 में 1,72,065 करोड़ वो एक्साइज से आते थे। मैं समझ सकता हूं थोड़ा बहुत महंगाई भी बढ़ती है, थोड़ा बहुत बढ़ सके समझ सकता हूं, पर आप तो क्या करते हो, थोड़ा नहीं। 2014-15 में 1,72,065 करोड़ रुपीस थे। यू हैव इंक्रीज्ड इट एंड 2020-2021 में 4,55,069 करोड़ आपने एक्साइज के नाम पे पेट्रोल और डीजल से आपने लिया है। और अगर आप देखें 2021-22 और 2021-22 ये दोनों का आधा सेक्टर में भी, एक में आपने 2,16,000 करोड़ एंड ऑड ले लिए हैं और दूसरे आप में आपने 2 लाख करोड़ और लेने का आपका अंदाजा है। मैं उपसभापति महोदय आपके जरिए कहना चाहता हूं कि एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल मई 2014 में जब हमारी सरकार थी यूपीए की, पेट्रोल के ऊपर एक्साइज थी ₹9.20, 9 रुपया 20 पैसा पेट्रोल के ऊपर एक्साइज थी। डीजल के ऊपर सिर्फ 3 रुपया 3 रुपया 46 पैसा ही डीजल के ऊपर थी। आप जब आज के प्रधानमंत्री जी ही जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मैं विरोधी दल का नेता था, वो बार बार हाउस में सुनाते थे कि क्या कर रहे हो, ये भारत सरकार लूट मचा के बैठी है। जब यहां से भारत सरकार ने कहा कि स्टेट थोड़ा वैट कम करे, हमारे कुछ राज्यों ने करा, तब कहा कि तुम्हारे भारत सरकार का पाप का पोटला राज्य सरकारों पे मत फोड़ो। ये प्रधानमंत्री जी आज के गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि स्टेट गवर्नमेंट वैट नहीं कम करेगी क्योंकि ये स्टेट की जिम्मेवारी नहीं है। एक्साइज कम करो क्योंकि ज्यादा तुम लेते हो, भारत सरकार की जिम्मेवारी है। और आपने क्या कर दिया, आपने क्या किया, जो पेट्रोल पे 9 रुपया 20 पैसा था ना, वो आपने 18 रुपया 70 पैसा पेट्रोल पे बढ़ाया। आपने डीजल के ऊपर 18 रुपया 34 पैसा बढ़ाया। सो इंक्रीज ऑन डीजल इज 531%। 531% इंक्रीज आपकी एक्साइज ड्यूटी। और ये फिगर्स पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के है, ये कोई मेरे घर के आंकड़े नहीं है। तो इतना ज्यादा आपने एक्साइज बढ़ाया। हम थे पावर में, इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर ये आधार रखता है, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि हमें निर्भर रहना पड़ता है, इंटरनेशनल मार्केट से हम ज्यादा लेना पड़ता है, बाहर से हमारे देश में नहीं है। कच्चा क्रूड हमारा जो एवरेज था लास्ट 3 इयर्स बिटवीन 2011 to 2014, our average was per barrel $60.6 per barrel। ये
कांग्रेस के शासन, आपके 3 साल के शासन में 2011 टू 14 आपका एवरेज $60 6 सेंट पर बैरल, आपका 11 से 14 में कह रहा हूं, और हमारा जब यूपीए गवर्नमेंट थी हमारा एवरेज इंटरनेशनल मार्केट में जो रहा वो कहीं ज्यादा रहा, $100 US डॉलर से कभी नीचे नहीं गया। पर हमने कभी भी पेट्रोल और डीजल को 100 का आंकड़ा छूने नहीं दिया, ये हकीकत है। मैं आपको ये जरूर कहूंगा, हमारे वक्त में भी 108 US डॉलर पर बैरल जिस दिन हुआ था कच्चा क्रूड, उस दिन क्या प्राइस थी? यूपीए गवर्नमेंट was in power, price of crude oil was at 108 US dollar per barrel, but petrol and diesel was rupees 71.41 paisa and 55 rupees and 49 paisa per liter respectively, which have been now increased to 98.61 and 89.87, जब 108 US डॉलर पर बैरल, दोनों का कंपैरिजन मैंने आपको दे दिया। कुछ तो सोशल मीडिया में मैं एक शायरी तो भूल गया, पर कहाँ गई वो नारी जो होती थी गैस के बोतल पे सवार, वो करके एक पूरी शायरी किसी ने बनाई हुई है। आज तो मंत्री है वो, और आज जो पेट्रोल और आज जो गैस का दाम बढ़ा है, मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस क्या है। इंटरनेशनल मार्केट में जो गैस एलपीजी है उसकी प्राइस बढ़ी नहीं, उसकी प्राइस कम हुई है। 885.2 US डॉलर पर मैट्रिक टन एलपीजी की जो प्राइस थी हमारे शासन में बिटवीन 2012 2014 ये प्राइस थी, और आपके शासन में वो कम होके, इंटरनेशनल मार्केट में एलपीजी महंगा नहीं हुआ है, सस्ता हुआ है, और वो कम होके 769.11 सेंट US डॉलर पर मैट्रिक टन, ये आपका एलपीजी का दाम कम हुआ है। और आपने किया क्या? जो 410 रुपये का गैस का सिलेंडर था इंटरनेशनल मार्केट में कम होने के बावजूद, उसको आपने 1000 रुपये तक पहुंचाने का काम वो आपके शासन में हुआ है। ये हकीकत है। मैं माननीय उपसभापति महोदय, ये हम बार बार कहते हैं कि हमें इस देश में पॉल्यूशन को कम करना है। हम बार बार कहते हैं कि हमारी ये जिम्मेवारी है कि ग्रीन एनर्जी को हम प्रमोट करें, और इसको लेके हम बारी बारी क्या स्टेप लेते हैं, लेंगे, उसकी बातें करते हैं। और असलियत क्या है? कि असलियत यह है कि आपने सोलार एनर्जी के जो आपकी कस्टम ड्यूटी थी उसको आपने कम नहीं की, आपने उसको बढ़ाने का काम किया है। इससे किसका फायदा होगा? क्या इससे आप ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करोगे? क्या इससे आप इस देश के अंदर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का काम कर पाओगे? मेरी वित्त मंत्री जी को आपके जरिए गुजारिश है कि आपके इस फाइनेंस बिल में सोलर सेल्स पे जो 20% करंट कस्टम ड्यूटी थी, योर प्रपोजल इन दिस बिल इज टू इंक्रीज इट 25%। आपका सोलर मॉड्यूल्स, इसके ऊपर एट प्रेजेंट द कस्टम ड्यूटी इज 20%। वित्त मंत्री जी के इस फाइनेंस बिल में प्रपोजल है इसको इंक्रीज करके 40% करने की। अब किस दिशा में हम जा रहे हैं? आप कहोगे कि हमको तो मेक इन इंडिया बढ़ाना है, इसलिए हम इसको ज्यादा महंगा कर देंगे। जवाब आएगा एक्सपेक्टेड।
पर अगर आपको इस एनवायरनमेंट के लिए चाहिए तो क्वालिटी और लेटेस्ट थिंग्स के साथ कंपटीशन भी मेक इन इंडिया कर सकता है, वो ख्याल में रखते हुए हमें ये करना होगा। ये एक और प्रपोजल इस फाइनेंस बिल में रेशनलाइजेशन ऑफ सरचार्जेस की लेके आए हैं। मैं डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 79 ऑफ इनकम टैक्स को लेके आप एक फाइनेंस बिल में एक चीज लेके आए हैं। मेरा एक बेसिक बात आपको पब्लिक सेक्टर के बारे में, या तो आप जानबूझ के कर रहे हो या अनजाने में कर रहे हो, मैं नहीं कह सकता हूं। पब्लिक सेक्टर प्रॉफिट मेकिंग नहीं हो सकता है, यह सर्विस ओरिएंटेड होता है, प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होता है। और पब्लिक सेक्टर आप आज खत्म करने क्यों जा रहे हो? इस देश में अगर बीएसएनएल भारत सरकार का नहीं होता तो वो एक छोटे से गांव में टेलीफोन कोई आपका बड़ा उद्योगपति दोस्त कभी वहां नहीं पहुंचाता। वो भारत सरकार का पीएसयू था कि बीएसएनएल एक छोटे गांव में भी टेलीफोन लेके गया। रेलवे भारत सरकार का पीएसयू है तो एक छोटे गांव के लोगों के लिए भी सुविधा रेलवे देगा। कल आप किसी चहीते उद्योगपति को ये दे दोगे, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, वो अपना मुनाफा देखेगा, वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होगा, वो सर्विस ओरिएंटेड कभी भी नहीं होगा। आज हम बीएसएनएल की क्या हालत कर रहे हैं, आज हम एमटीएनएल की क्या हालत कर रहे हैं। अगर ये आपका मर जाएगा तो 3 या 4 बड़ी कंपनी जो टेलीफोन ऑपरेट करती है वो ट्रीटी कर लेंगे, साथ मिल जाएंगे और 100 रुपया प्रति मिनट भी करना होगा, वो करके देश में लूट मचाएंगा। ये तो आपका पीएसयू है तो आप कंट्रोल में रख सकते हो। आप उस पीएसयू को क्या हालत कर रहे हो? आप बीएसएनएल को कहते हो कि तुम्हें कोई भी चीज बाहर से नहीं लेने देंगे, मेक इन इंडिया यूज करो, और अपने दोस्तों के टेलीफोन ऑपरेटर से उसको कहते हैं कि आप चाइना से लाओ, कोरिया से लाओ, कहीं से भी लाओ, तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाउ बीएसएनएल विल कॉम्पीट विद दिस पीपल? आप बीएसएनएल को करते हो, कहते हो कि आप 4G और 5G में आप कॉम्पीट नहीं करोगे, आप दूसरों के साथ हरीफाई नहीं करोगे, क्योंकि वहां दोस्त लोग हैं वही कंपटीशन करेंगे, फिर बीएसएनएल जिंदा क्या रहे? तो ये आप जियो को जीने दो पर बीएसएनएल को मत मरने दो, मेरा तो यही कहना है। मैं इसी लफ्जों के साथ मैंने कुछ मुद्दे रखे हैं, उसको वित्त मंत्री जी इसके ऊपर गौर करेंगे। ये लफ्जों के साथ मेरी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद। माननीय गोहिल जी। माननीय श्री सुशील कुमार मोदी जी।